नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ विवेक चांडिले 10 में है दम लेकर, यानी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र उन खबरों का जिसकी चर्चा हम शो के दरमियान करने वाले हैं। सबसे पहले बताएंगे आपको कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस वक्त किस तरह के हालात हैं और कैसे इजराइल ने हमास पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। अगली खबर भी इजराइल से ही जुड़ी होगी। इजराइल एक एक कर आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद कर रहा है और इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक आतंक का सफाया नहीं हो जाता वो रुकने वाला नहीं है, वो थमने वाला नहीं है। ये खबर भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बातचीत होगी कि कैसे शहर दर शहर कोरोना का कहर अभी भी थमा नहीं है। लोग घरों में कैद हैं, सरकार पाबंदियां लगा रही है, लेकिन इस बीच कई ऐसे लोग हैं जो सड़क पर न सिर्फ बाहर निकलते हैं बल्कि कोरोना नियमों का उल्लंघन भी करते हैं, और जब उन्हें रोका टोका जाता है तो फिर वो बदतमीजी और बदसलूकी पर भी उतर आते हैं। बताएंगे इस बार कहां की स्टोरी आई है, और इसके साथ ही बातचीत होगी प्रयागराज की, जहां पर लाशों का अंबार लगा हुआ है। रेत के इतने टीले नजर आ रहे हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ये खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन की। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगभग एक हफ्ते से लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है और वो हमास के ऊपर लगातार हमले करता रहेगा जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता। इस बीच इजराइल ने हमास के प्रमुख के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर यह साफ संदेश दे दिया है कि इजराइल किसी भी सूरत में इस बार रुकने वाला नहीं है। इजराइल के निशाने पर हमास के टॉप कमांडर। इजराइल ने तबाह किए हमास के टॉप कमांडर्स के ठिकाने। गाजा में हमास के मुखिया का घर तबाह। फिलिस्तीन पर इजराइल का सबसे भीषण हमला। इजराइल मॉडल से आतंकवाद पर प्रहार। आतंकियों के खिलाफ इजराइल मॉडल की ताकत को बताने के लिए यह वीडियो काफी है। इजराइल की सेना अपने टारगेट पर सटीक निशाना साधकर उसे एक ही बार में नेस्तनाबूद कर देती है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी भीषण संघर्ष लगातार 7वें दिन भी जारी है। इजराइल के लड़ाकू विमान और मिसाइल हमास के आतंकियों पर यमराज बनकर टूट रहे हैं। इजराइल मॉडल वाले भीषण हमले से हमास के आतंकियों के कैंपों में भगदड़ मच गई। इजराइल ने हमास के खिलाफ अपना अब तक का सबसे भीषण हमला शुरू कर दिया है। गाजा में इजरायली सेना ने हमास के मुखिया याहिया अल सिनवार के घर को ही बना लिया। और इजरायली मिसाइलों ने सिनवार के आशियाने को मिट्टी के ढेर में मिला दिया। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि हमले के वक्त हमास का टॉप कमांडर सिनवार मौके पर मौजूद था या नहीं। वहीं आतंकी संगठन हमास भी इजराइल पर रॉकेट से लगातार हमले कर रहा है। इजरायली सेना की माने तो अब तक हमास की ओर से करीब 2900 रॉकेट दागे जा चुके हैं। लेकिन इजरायली सेना हमास के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस खूनी संघर्ष में अब तक 41 बच्चों समेत 149 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। वहीं हमास के रॉकेट हमलों में इजराइल के भी कम से कम 10 लोगों की जान जा चुकी है।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो ऐसे किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आतंकवाद को जड़ से खत्म करके ही दम लेंगे। Several Israelis have been killed, many more have been wounded. You know and I know, no country would tolerate this. Israel will not tolerate this. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated and restored. हालांकि इजराइल अब आवासीय इलाकों में इमारतों को भी निशाना बना रहा है। इजराइल सेना का कहना है कि इन इमारतों में छिपकर हमास के हमलावर लगातार रॉकेट दाग रहे हैं। इजराइल ने जोरदार मिसाइल हमला करके कम से कम 2 फिलिस्तीनी इमारतों को तबाह कर दिया। हालांकि इस हमले से पहले इजराइल ने इमारतों में मौजूद लोगों से निकल जाने को कहा था। वहीं हमास ने भी इजराइल के रिहायशी इलाकों पर रॉकेट से जोरदार हमले किए, लेकिन इजरायली सेना के आयरन डोम सिस्टम ने ज्यादातर हमास के रॉकेट को मार गिराया। इजराइल और हमास दोनों ने जोर दिया है कि वो एक दूसरे के खिलाफ हमले लगातार जारी रखेंगे। एक दिन पहले ही इजराइल ने गाजा में 12 मंजिला एक इमारत को जमींदोज कर दिया, जिसमें कई मीडिया दफ्तर भी थे। वहीं इजराइल का कहना है कि इसमें हमास मिलिट्री के दफ्तर थे, इसलिए इसे निशाना बनाया गया और हमले से पहले आम नागरिकों को निकलने के लिए चेतावनी दे दी गई। ये हिंसा ऐसे वक्त हो रही है जब फिलिस्तीन नकबा दिवस मना रहा है, जब वो 1948 के युद्ध में इजराइल के हाथों मारे गए हजारों फिलिस्तीनियों को याद करता है। इससे संघर्ष की ओर तेज होने की आशंका बढ़ गई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी इस जंग के बीच दुनिया 2 हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रही है। तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और पाकिस्तान समेत 57 सदस्यीय इस्लामिक देशों के संगठन IOC ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई की निंदा की। वहीं मुस्लिम देश सऊदी अरब ने अलग से बयान भी जारी किया। फिलिस्तीनियों पर इजराइल की कार्रवाई निंदनीय है। इजराइल बेगुनाह फिलिस्तीनियों की जानें लेना बंद करे। फिलिस्तीनियों पर इजराइल के हमले के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट करने में तुर्की और पाकिस्तान सबसे आगे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों देशों के बीच संघर्ष पर विराम की कोशिशें कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी इस मुद्दे पर बैठक की है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ठान लिया है कि वो हमास के आतंकियों को सबक सिखाकर ही दम लेंगे। और अब पूरी दुनिया को भी ये विश्वास हो चला है कि इजराइल मॉडल से ही आतंकवाद का खात्मा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां इजराइल ने हमास के मुखिया का ठिकाना नेस्तनाबूद कर दिया अपने हमले से, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि वो हमास का सफाया नहीं कर देता। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया आशंकित है, चिंतित है इस बात को लेकर कहीं दूसरा विश्व युद्ध न छिड़ जाए, क्योंकि हमास के हमले के बाद इजराइल ने जो पलटवार किया है उससे दोनों धड़ों को लेकर दुनिया 2 रूप में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ दुनिया हमास की तरफ है तो एक तरफ इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इस वक्त हालात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। पूरी दुनिया के लिए ये तस्वीरें सबूत भी हैं और सबक भी। सबूत ये कि इजराइल अपने देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और सबक ये कि जो लोग हमास जैसे आतंकी संगठनों को पालकर उन्हें बड़ा बनाते हैं, वो भूल जाते हैं कि ऐसे संगठन पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। आज इजराइल और हमास की इस लड़ाई में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई। विश्व युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। एक छोटे से आतंकी संगठन की गुस्ताखी ऐसी शक्ल ले लेगी, ये उम्मीद से परे है, पर ऐसा हो रहा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगा। आतंकी संगठन से किसी समझौते की गुंजाइश नहीं है। बीते करीब हफ्ते भर से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। हमास की इतनी ताकत नहीं कि वो इस जंग को लंबे समय तक खींच पाए। इजराइल की ताकत के आगे हमास अपने बूते तो नहीं टिक सकता। उसे मदद मिल रही है दूसरे देशों से, तभी वो अब तक लगातार हमले कर रहा है। रॉकेट और मोर्टार इजराइल की ओर दाग रहा है। हालांकि हमास जितने हमले करता है उसका 10 गुना ज्यादा जोरदार उसे जवाब मिलता है।
हमास के आतंकी सरगना मारे जा रहे हैं। हमास के ठिकाने लगातार तबाह हो रहे हैं। इजराइल की आर्मी और एयरफोर्स दोनों ही पूरी ताकत के साथ हमास पर लगातार हमले कर रही है। छोटा सा देश है, 9 मिलियन पॉपुलेशन है और उनके जो दुश्मन है 100 मिलियन से ज्यादा है। इजराइल साफ तौर पर जानता है कि अगर वो लड़ाई हार जाता है किसी वजह से तो दैट बी द अंत ऑफ इजराइल। इसलिए इजराइल की फौज जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इस समय दुनिया में 8 स्ट्रॉन्गेस्ट पावर के रूप में इजराइल माना जाता है। दुनिया के मानचित्र पर अगर देखें तो इजराइल 13 दुश्मन देशों से घिरा एक बेहद छोटा सा देश है, पर इसकी ताकत के आगे तमाम पड़ोसी देश घुटने टेकते हैं। अब तक की सबसे भयंकर जंग इजराइल ने 1967 में लड़ी थी। तब एक तरफ अरब देश थे और दूसरी तरफ अकेला इजराइल। इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों में ये जंग जीत ली थी और दुनिया के मानचित्र को हमेशा के लिए बदल दिया था। इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई, सीरिया से गोलन की पहाड़ियां और जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम के इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। 2000 साल में पहली बार यहूदियों के पवित्र स्थान यरूशलेम पर यहूदियों का कब्जा हुआ था। उस वक्त भी पश्चिमी देशों को पता था कि इजराइल भले ही बेहद छोटा सा मुल्क है, पर यह अपने से कई गुना ज्यादा बड़ी फौज को मटियामेट करने की हैसियत रखता है। तब के अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा था, इजराइल कम से कम अगले 5 साल तक किसी भी अरब गठबंधन की फौज का अकेले सामना कर सकता है। इजराइल क्योंकि एक प्रोफेशनल आर्मी है और इजराइल के हर एक बाशिंदे को मालूम है कि हारने का मतलब है इजराइल का नाम और निशान मिट जाना। तो जब वो लड़ते हैं तो बहुत जज्बे के साथ लड़ते हैं। अगर अरबों की बात करें तो वो जुनूनी हैं, जज्बाती हैं। उनके पास लीडरशिप की हमेशा से कमी रही है और मिलिट्री लीडरशिप कभी भी उस लेवल की नहीं हुई जिस लेवल की इजरायलियों के पास है। इजराइल के इतिहास को देखते हुए ये साफ समझा जा सकता है कि जो देश अकेले दम पर पूरे अरब देशों से लड़ने का मादा रखता हो, उन्हें हराने की ताकत रखता हो, उसके सामने हमास जैसे आतंकी संगठन कितनी देर टिक सकते हैं। इजराइल की मुश्किल ये है कि हमास रिहायशी इलाकों से ऑपरेट करता है। वो आम लोगों की आड़ में छिपकर हमले करता है। आमने सामने की लड़ाई की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो गोरिल्ला वॉरफेयर के जरिए इजराइल को परेशान कर रहा है। इजराइल नहीं चाहता कि इस युद्ध में फिलिस्तीन के आम नागरिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचे, इसलिए रिहायशी इलाकों के बीच भी वो टारगेटेड अटैक कर रहा है। सिर्फ उन ठिकानों को बर्बाद कर रहा है जिसके बारे में उसे पुख्ता जानकारी है कि उसमें हमास का ठिकाना है। पर हमास जिन लोगों के लिए खड़े होने का दावा करता है, आज उन्हें ही ढाल बना रहा है। पर अब इजराइल ने हमास के इस कायराना कवच को भेदने का पूरा इंतजाम कर लिया है। एक एक कर तमाम आतंकी ठिकाने तबाह हो रहे हैं। हमास के टॉप कमांडर्स ढेर हो रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही आतंकी संगठन हमास के खात्मे के साथ ही ये युद्ध खत्म हो जाएगा और दुनिया सुकून भरी सांस लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2021 में कोरोना की दूसरी लहर ने जब भारत को अपनी चपेट में लिया, तब शायद ही किसी ने अंदाजा लगाया था कि इस लहर के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी जो सोचने पर मजबूर कर देंगी। लोग फिर से घरों में कैद हुए। अस्पताल और शमशान की तस्वीरें देखकर तो आंखें भर आईं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं हैं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो कोविड नियमों का पालन तक नहीं करते और जब इन्हें सड़क पर बाहर निकलने के बाद रोका टोका जाता है तो ये बदसलूकी, बदतमीजी भी करते हैं और कानून तोड़ने पर रौब भी दिखाते हैं। आपने ऐसी ही तस्वीर दिल्ली से देखी, ऐसी तस्वीर पटना से देखी, ऐसी तस्वीर मध्य प्रदेश से देखी, लेकिन अब एक और ऐसी तस्वीर आई है। आइए नजर डालते हैं। इसका चालान काटो, उसका चालान करो, जेब में डालो पैसे। पुलिस की पार्टी का तो हक मत दिखाना, काटो चालान। मैडम का रौब इतना कि पुलिस वालों की ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्या करेगी? ले मार मुझे। पुलिस की पार्टी का तो हक मत दिखाना। सारी दुनिया में चालान काटो। पुलिस वालों पर तोहमत इतनी कि वर्दी ही दागदार हो गई। उसका चालान करो, जेब में डालो पैसे। अरे काटो चालान, डालो जेब में पैसा। और ये स्टंट तो कमाल का है। खुदा न खास्ता अगर सल्लू भाई की नजर से गुजर जाए तो सिर थाम कर ही बैठ जाएंगे। हालांकि यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही।
हाई वोल्टेज ड्रामा की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा शहर की हैं। स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली ये महिला अपनी स्कूटी से ड्यूटी पर जा रही थी। रास्ते में पुलिस वालों ने इन्हें चेकिंग के लिए रोका तो इनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और पुलिस वालों पर ऐसे टूटी कि वो इन्हें समझाने बुझाने में जुट गए। पहली बात तो मास्क लगाइए, आप मास्क नहीं लगाए सबसे बड़ी गलती है। सर्टिफिकेट ले लीजिए। कपड़ा बांधा ना दो नहीं लगा हुआ है, तो मास्क लगाएंगे जब हम अपना काम शुरू करेंगे। मैंने कपड़ा बांधा है ना, कपड़ा नहीं लगा हुआ। लेकिन मैडम का पारा तो इतना चढ़ चुका था कि जिले के एसपी और कलेक्टर के कोई मायने ही नहीं रह गए। हालांकि पुलिस वाले इन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं थी। मास्क लगा भी आपने पूरा कोरोना होने दो ना, मैं तो साल भर से ड्यूटी कर रही हूँ कोरोना। हाँ बिल्कुल मैं करूँ। पूरा मास्क आप नहीं लगाते हैं, बता नहीं जाएंगी नंबर हालांकि जब मोहतरमा को लगा कि कानून का शिकंजा इनकी जुबान पर भारी पड़ सकता है तो इनके तेवर नरम पड़ गए और पुलिस वालों से माफी मांग ली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरे देश में कोरोना संक्रमण का दौर थमा नहीं है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना संक्रमण की दर में कुछ कमी नजर आई है। लेकिन आंकड़े जो आए सामने उस पर पॉजिटिविटी रेट या फिर कोरोना संक्रमण दर के मामले, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, ये सरकारों की तरफ से जारी किए गए कागजी आंकड़े कुछ और हकीकत बयां करते हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और होती है। प्रयागराज से एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने आई है। उत्तर प्रदेश के सरकारी आंकड़े बेशक अच्छी बात बता रहे हो, अच्छी खबर दे रहे हो, लेकिन प्रयाग के गंगा के तट पर जो तस्वीर सामने आई है वो आपको अंदर से हिला देगी। प्रयाग में गंगा के तट पर रेत के नीचे लाशों का अंबार लगा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर इन लाशों की सच्चाई क्या है और उत्तर प्रदेश में कोरोना से मौत की हकीकत क्या है। दिल को चीर कर रख देने वाली ये तस्वीरें उन बदनसीबों की हैं, जिन्हें प्रयागराज की पावन धरती भी मोक्ष नहीं दे सकी। गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाने वाले प्रयागराज के एक छोर को मां गंगा पवित्र करती हैं, तो वहीं दूसरे छोर को मां यमुना, जबकि इन दोनों के संगम में सरस सलिला मां सरस्वती भी विराजती हैं। इसके बावजूद इन बदनसीबों के नसीब में अंतिम संस्कार लिखा ही नहीं था। ये इनकी किस्मत का दोष है या फिर सुस्त सिस्टम की चुस्त सरकारों की लापरवाही। हालात तो ये है कि कोई ये भी नहीं बता सकता कि इन बदनसीबों को किसी का कंधा मिला था या यूं ही एम्बुलेंस या फिर रिक्शे पर लाकर छोड़ दिए गए। इनकी किस्मत में तो ये भी नहीं लिखा है कि इनकी कोई पहचान कर सके। बिना नाम और शिनाख्त वाले ये शव गंगा की गोद में अब तो अपना रोना भी नहीं रो सकते। यहाँ गाड़ी हुई सर, हजारों 2000 की संख्या बॉडी जो भी है यहाँ दफनाई गई हैं और बाकी जो बॉडी जो ऊंचे तबके आते हैं वो जलाई जाती हैं। और कोरोना काल बॉडी जितनी भी आती हैं सर, 2 घाट है यहाँ पे। एक जो कोरोना वाली बॉडी यहाँ आती हैं सर, वहाँ पे जलाई जाती हैं, और जो ऐसे जो निगेटिव रहती हैं वो इस घाट पे जलाई जाती हैं। प्रयागराज के फाफामऊ शमशान घाट पर दिखाई दे रहे ये शव तो सिर्फ एक बानगी। इनके अलावा यहाँ हजारों शव यूं ही दफना दिए गए। बताया जा रहा है कि इन बदनसीबों के परिवार वालों के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे, लिहाजा ये अभी भी अंतिम संस्कार के लिए तरस रहे हैं। बता दें, कोरोना महामारी के दौरान मौतों की संख्या काफी बढ़ चुकी है, लेकिन इसी आपदा में अंतिम संस्कार कराने वालों ने भी अवसर खोज लिया और शवों का अंतिम संस्कार कराने के लिए 20 से 22 हजार रुपए वसूलने लगे, जबकि इससे पहले एक शव के अंतिम संस्कार के लिए करीब 1200 रुपए लिए जाते थे।
लिहाजा अभी जिनकी जेब में पैसे हैं वो अपने परिजन का अंतिम संस्कार कर रहे हैं और जो काल के मारे हुए हैं उन्हें अंतिम संस्कार नसीब नहीं हो रहा है और उनके परिजन इन्हें इधर उधर रेत में दफन करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि चुस्त सरकार के सुस्त प्रशासन का दावा है कि वो कोरोना से हुई मौतों का अंतिम संस्कार मुफ्त में करवा रहे हैं, लेकिन हकीकत इनके दावों से कोसों दूर इसी रेत में दफन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।